तो मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड में बुर्का बैन के ऊपर में। और हमारे साथ बात करने के लिए जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मुख्तियार सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई पीएचडी में पूरी की है, पीएचडी जेएनयू में पूरी की है और इनका जो पीएचडी का जो टॉपिक था वो आज के मसले से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपनी पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कि हम लोग बैठ के अभी बात कर रहे हैं, वहाँ पे यूरोपियन स्टडी सेंटर में इन्होंने चैलेंजेस ऑफ सेकुलरिज्म इन फ्रांस के ऊपर इन्होंने पीएचडी जमा की है। और इनका जो सवाल था बुर्का, हिजाब, रेसिज्म, माइनॉरिटी, मल्टीकल्चरिज्म का। मुख्तियार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो मुख्तियार भाई मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता दूं और फिर आप बताओ, आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी कीजिए। हाँ जी। बैकग्राउंड ये है कि 8 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने ये खबर पढ़ी होगी कि स्विट्ज़रलैंड में जनता जो वहाँ की थी वो 2 खेमों में बट गई। 51.2% जो लोग थे उन्होंने वोट किया कि बुर्का को यानी चेहरे को कम्प्लीटली ढकने को वहाँ पे बैन कर दिया गया स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन दूसरी दिलचस्प बात ये है कि स्विट्ज़रलैंड की 50% जनता ने इसका विरोध भी किया, मगर 51.2% जनता ने बुर्के बैन को समर्थन कर दिया। तो इसलिए अब वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में कोई बुर्का नहीं पहन सकता है। और एक चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 5% के करीब में। और यूरोप जो कि पूरी दुनिया में अपने आप को सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, मल्टीकल्चरिज्म का अपने आप को नेता कहता है, अपने आप को लीडर कहता है, वहाँ पे एक बहुत ही इंक्रीजिंगली एक चीज़ें देखी जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ़ और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ़ एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में बैन हो रहा है बुर्का। तो क्या बुर्का बैन हो जाना चाहिए? क्या बुर्का नहीं पहनने से औरतें आज़ाद हो जाती हैं? और एक और दिलचस्प बात है कि जब पूरी दुनिया महिला दिवस ऑब्ज़र्व कर रही थी उस ज़माने में स्विट्ज़रलैंड में बुर्का बैन पे डिबेट चल रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए, पब्लिक ओपिनियन बट गया। आधा लोग कह रहे थे कि इसको बैन करो, आधा लोग कह रहे थे बैन मत करो। तो हम आज बुर्का, महिलाओं के अधिकार, इस्लामोफोबिया, सेकुलरिज्म पे बात करेंगे। मुख्तियार भाई, जो स्विट्ज़रलैंड में जो बैन किया गया बुर्का, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जो बुर्का बैन किया गया है, जो बुर्का को मत इसके पक्ष में विपक्ष में कोई अपना रखने के लिए आज़ाद है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि बैन से समस्या क्या है और बैन से समस्या का समाधान क्या होगा। जो कानून के द्वारा जो बैन किया गया है उससे कोई बुराई दूर नहीं हो सकती है। जो लोग मानते हैं कि इवन की बुर्का समस्या है वो भी इस बात को समझना चाहिए कि यदि उसको बुराई माना जाए तब भी कानून के द्वारा ये समस्या दूर नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये है कि समाज में बहुत से स्टीरियोटाइप हैं और समाज में बहुत से जो दूसरी कल्चर, दूसरे रिलीजन के लिए हम एक मिथक बना लेते हैं। ऐसे ही इस समय जो पूरी दुनिया में और यूरोप के कई देशों में यह एक मिथक बन चुका है कि बुर्का जो महिला देखी और हम मान के चले कि वह महिला पीड़ित है, शोषित है, जबकि यह अपने में रॉन्ग कंसेप्शन है। हर महिला जो बुर्का पहनी हुई है वो पीड़ित नहीं है। उससे पूछा जाए कि पीड़ित है या नहीं है, तब वो बताएगी कि हम पीड़ित है या नहीं है। ये इसका प्रमाण, ये आधार। लेकिन आप भारत में भी देखेंगे कि ट्रिपल तलाक या 3 तलाक पर भी डिबेट चला और अभी मतलब पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी मीडिया ने बना दी है कि जैसे लगता है कि बुर्का में जो औरत खड़ी है वो मतलब अपने समाज में प्रताड़ित है, उसके कोई अधिकार नहीं है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है। और एक प्रगतिशील एक लेखक ने भी, एक शायर ने भी कहा बॉलीवुड के कि वो जानवर की तरह बुर्का पहना के उनके साथ सलूक किया जाता है। तो इस तरह की बातें जो लोगों के दिलों में बैठ गई हैं, आप उसको कैसे निकालेंगे? जी देखिए, मैं जो पहनने की आज़ादी का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जिसकी जो इच्छा है, महिला या पुरुष, वह ड्रेस पहन सकता है। यहाँ प्रश्न ये है कि जो बुर्का पहली महिला देखी और वो पीड़ित है, ऐसी धारणा ये गलत है। और ये धारणा ज़्यादातर कट्टरपंथ के लोगों ने शुरू की है और उसको मीडिया ने सहारा दिया है। कहीं न कहीं धर्म से पूरा, जैसे स्विट्ज़रलैंड में बुर्का बैन किया गया है, वहाँ पर एक राइट विंग पार्टी है SBP। तो उस पार्टी की डिमांड रही है कि
जो पहले कुछ समय से वो कहीं न कहीं एंटी मुस्लिम फीलिंग से ग्रस्त रही है। 2009 में जब जो स्विट्ज़रलैंड में मस्जिद थी, उस समय इस पार्टी ने डिमांड की थी कि जो मस्जिद की मीनारें हैं वहाँ से अज़ान नहीं दी जाए, इससे और लोगों को दखल होता है। जबकि हकीकत ये थी 2009 में कि केवल स्विट्ज़रलैंड में 3 मस्जिद ऐसी थी कि जिनसे जो आवाज़ दी जाती थी। लेकिन क्या पूरे स्विट्ज़रलैंड में केवल 3 मस्जिद से क्या पूरे देश को जो 3 मस्जिदों से अज़ान देने पर पूरी स्विट्ज़रलैंड की जनता को दखल होगा? क्या उसका नींद में खलल होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से प्रेजेंट समय में जहाँ पर इस समय जब बुर्का बैन किया गया है स्विट्ज़रलैंड में, उस समय हमें पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में कोई महिला बुर्का नहीं पहनती है। कुछ महिलाएं नकाब पहनती हैं, वो भी महिलाएं जो नकाब पहनती हैं वो महिलाएं वो हैं जिन्होंने रिलीजन अपना चेंज कर लिया है, रिलीजन चेंज करके वो इस्लाम धर्म अपना लिया है, वो महिलाएं नकाब पहनती हैं। जब कोई महिला बुर्का नहीं पहनती है और जो नकाबी बहुत कम पहनती हैं, तो फिर वो उसको बुर्का को बैन करने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है? ये है कि जो समस्या है नहीं, हम उसका इलाज करने जा रहे हैं। समस्या ही नहीं है बुर्का जब स्विट्ज़रलैंड में, तो बुर्का को बैन करने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऐसा कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है? ऐसा कैंपेन कई देशों में चलाया जा रहा है। वो कैंपेन इसलिए चलाया जा रहा है कि वहाँ पर फार राइट पार्टी हैं जिनको दक्षिण पंथ कहते हैं। वैसी दक्षिण पंथ पार्टी अमेरिका से लेके, भारत से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बनी हुई है। उनका उद्देश्य है कि कहीं तो नेशनलिज्म के नाम पर लोगों को ध्रुवीकरण किया जाए, कहीं रिलीजन के नाम पर लोगों को ध्रुवीकरण किया जाए। एक स्वस्थ बहस है, एक लोकतांत्रिक परंपरा है, उसको कहीं न कहीं उसको खंडित किया जाए, उसको रोका जाए। इस प्रकार का जो चाउनिज्म है उसको पैदा किया जाए, दूसरे रिलीजन के, दूसरे कल्चर के लोगों के लिए गलत धारणा खड़ी की जाए समाज में, उससे एक मेजॉरिटी का ध्रुवीकरण हो सके। और मेजॉरिटी का ध्रुवीकरण होगा तो राइट विंग पार्टी को फायदा होगा, और ऐसा ही स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताइए मुख्तियार भाई, हम लोगों को ये कहा जाता है कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे तालीम का परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के बीच में मेल मिलाप ज़्यादा होगा। स्विट्ज़रलैंड की जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये जो मजहबी रंजिश जो है, एक जो भेदभाव की जो फीलिंग्स है, एक जो लोगों के प्रति एक घृणा और तासुब और डिस्क्रिमिनेशन का सेंस है, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? ये जो आप सच कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज में जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी जो शिक्षा, जो हमारी जो एजुकेशन है उसके सामने कभी फीकी पड़ जाती है। इसके लिए सही ज़रूरत है मॉरल वैल्यूज़ देने की। यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि जर्मनी में जब फासिज्म आया था उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा PhD होल्डर जर्मनी में थे। इसके बावजूद भी हिटलर जर्मनी में फांसीवाद आया। प्रेजेंट में जो अमेरिका और यूरोप कितने शिक्षित देश हैं, अमेरिका दुनिया का सबसे जो आविष्कार होते हैं, इतना जो कहने चाहिए कि दुनिया को उसने लोकतंत्र का काफ़ी कुछ वो मजबूत लोकतंत्र का पुराना लोकतंत्र देश है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इस तरह से जो राइट विंग पार्टियाँ मजबूत हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की हमने देखा भी जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के लिए घुस गए। उनको इतना विश्वास नहीं था कि अमेरिकी जनता ने जो निर्णय सुना है उस निर्णय को मंजूर करें, और इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि सत्ता पर कब्जा करने जैसी मतलब पर नौबत आ गई। तो ये बात कि पढ़े लिखे लोग जो स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा को अपनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा मुख्तियार भाई, एक चीज़ और आप हम लोगों को बताइए कि आपने रिसर्च भी किया इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस्लाम धर्म जो है और ईसाई धर्म जो क्रिश्चियनिटी जो है उसके बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। और आप देखेंगे कि मुस्लिम लोग भी ईसा मसीह का उसी तरह से आदर करते हैं। और आप देखेंगे कि मुस्लिम देशों के बीच में और तथाकथित ईसाई देशों के बीच में बहुत लंबे समय से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। लोगों के बीच में एक व्यापार के संबंध थे। और जो ग्रीक लिटरेचर जो भी है उस सब को ट्रांसलेट करके और अरबी ज़बान में उसको सुरक्षित करने का भी काम मुसलमान धर्म में पैदा किए हुए मतलब विद्वानों ने किया। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमें दिखता है, साझेदारी की, एक कोऑपरेशन की दिखती है। लेकिन हमें ये बताया जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से पैदा हुआ ये सब सारी चीज़ें? जी
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो ये जो कंसेप्ट है, इसमें जो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है, केवल सभ्यताओं का संघर्ष बताया जा रहा है। ये मेरे तरफ से एक अधूरा वो है, मतलब व्याख्या है। मैं जो मेरा पीएचडी फ्रांस पर है, फ्रांस के जो सेकुलरिज्म पर है, तो 2004 में हिजाब बैन हुआ था फ्रांस में, और 2011 में जो बुर्का बैन हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में जब बुर्का बैन हुआ था तब भी वहाँ की जो फ्रांस की राइट विंग पार्टी सत्ता में थी, निकोलस सरकोजी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी आर्थिक समस्याओं को छिपाने के लिए बुर्का बैन किया था फ्रांस में। हमेशा जो ये बात है कि जब राइट विंग पार्टी को अपनी जनता की समस्याओं को ढकना होता है, जनता की आर्थिक समस्याओं को छिपाना होता है, तो ऐसे मुद्दे लेके आती है, भावनात्मक मुद्दे लेके आती है, ताकि जनता की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं ढक जाएं। ये चीज़ है। तो ये जो इसके मूल में जो अर्थव्यवस्था है, इसके मूल में नहीं बताया जाता है। सैमुअल हंटिंगटन की जो थ्योरी है वो एक पक्षी है, और उसमें जो आर्थिक जो व्यवस्था है वो छिपी हुई है, ढकी हुई है, उसको नहीं बताया जा रहा है कि मुख्य ये चीज़ है। अच्छा मुख्तियार भाई, आप भी बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर में उनकी महिलाओं के ऊपर पर्दा और बुर्का को लेकर डिबेट चलती है, लेकिन हम लोग भी देखते हैं कि जो हिंदू समाज में जो हम लोगों ने देखा, वहाँ की महिलाएं भी घूंघट करती हैं। और आपने कहा कि राजस्थान के अंदर में भी लोग करता है, मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार में भी मैंने देखा। तो आप एक बात बताइए, तो ये फिर पर्दा प्रथा का ही अगर क्रिटिसिज्म करना है तो सारे समाज के अंदर में जो पर्दा प्रथा है इस पर बात नहीं होती है, और सिर्फ इस्लाम को ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मुस्लिम समाज को ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो आप एकदम सही कह रहे हैं, जो हर समाज का एक जो सामंतवादी तबका है, और जो एक ऐसा तबका है जो पुरुष महिला के बीच में समानता नहीं चाहता, ऐसा कट्टरपंथी तबका हर समाज में है। क्रिश्चियन समाज में है, मुस्लिम समाज में है, हिंदू समाज में है। वो तबका जो पुरुष महिला के बीच समानता नहीं चाहता है, तो ये है। लेकिन यहाँ पर जो बात है, जैसे आपने कहा भारत के बारे में, कि हिंदू समाज की महिलाएं जो पर्दा करती हैं, यूपी से लेकर बिहार तक, जो अभी मैं जाड़े में की सीजन में मैंने देखा था कि इलेक्शन हो रहा था, तो एक इलेक्शन में जो इवन वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी जो थे उनके सामने सैकड़ों महिलाएं थी, सब पर्दे के में बैठी हुई थी। उनमें से ज़्यादातर जो महिलाएं जो हिंदू समाज की थी, लेकिन वो कभी बहस का मुद्दा नहीं बन पाता है। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया है वो हर जगह होनी चाहिए, हर समाज में होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी जो अमेरिका में जो प्राउड बॉयज़ एक संगठन है, वो उसने जो खुलेआम जो कहा है कि पुरुष और महिला के बीच में समानता के विरोधी है। उन्होंने कहा है कि ईसाईयत जो है वो पुरुष और महिला समान, जो ईसाईयत को खतरा पहुंचा है, जो पुरुष महिला समानता के कारण, फेमिनिज्म के कारण। तो उनको नहीं बोला जाता है कि ये जो एंटी जो सामंतवादी हैं या जो डेमोक्रेटिक विरोधी हैं, केवल ये मुस्लिम समाज पर ही जो टैग लगा दिया जाता है। ये मतलब जो ये एक पक्षी है, ये ठीक नहीं जी। तो मुख्तियार भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम प्रगतिशील विचारधारा को अगर हम लेते हैं, अगर उसको आगे भी बढ़ाते हैं, तो इसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब क्रिश्चियन समाज के अंदर में लोग फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो औरतों और महिलाओं को अलग करना चाहते हैं, तो उस पर बहस नहीं होती है, और एक छोटा सा मौलवी ने अगर कुछ कह दिया तो इस बातों को बहुत बड़ा बवाल बनाया जाता है। हाँ, बस यही है कि जो क्रिश्चियन से लेके जो हिंदू समाज है और दूसरे समाज है दुनिया में, वो सब पर बहस होनी चाहिए। केवल एक बस पर केवल कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं और वो उस पर ही बहस आके रुक जाती है। समस्या बस इसमें है। मैं कोई व्यक्तिगत रूप से पर्दा प्रथा का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर कभी कभी आपत्ति होती है कि बहस वहीं क्यों रुक जाती है। बहस तो और भी औरतें पर्दा करती हैं, जो उन पर बहस कभी नहीं होती है कि वो महिला जो पर्दा क्यों करती है। केवल एक मुस्लिम महिला जो पर्दा की हुआ है, बहस का बिंदु वहीं आके रुक जाता है, बाकी पर जो बहस नहीं होती है। दोस्तों, ये मैंने भी अपनी पीएचडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे की, और मैंने जब अपने रिसर्च के दौरान पाया कि समस्याएं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं हैं, हिंदू महिलाओं के साथ भी अगर आप देखेंगे आप उसको, तो उनके अंदर में भी डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके अंदर में भी एक से ज़्यादा मैरिज की बातें पाई जाती है, उनके अंदर में
प्रॉपर्टी के राइट्स के सवाल हैं, उनके अंदर में उनको भी दबाया जा रहा है, उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस के उनके साथ भी केसेस हैं। तो एक महिलाओं को जोड़ के एक महिला आंदोलन को आगे बढ़ाने के बजाय हम टारगेट करते हैं कि ये समाज जो है जो पर्दे, मुस्लिम बुर्का और पर्दे पर बहस आके रुक जाती है। बस ये जो है वो बहस वहाँ नहीं रुकनी चाहिए। बाकी सभी जो आपने जिन मुद्दों को उठाया है उन सभी पर बहस होने चाहिए, सभी पर बहस होना चाहिए, सभी पर विचार होना चाहिए। अच्छा, एक और बात आपने और कही, मैं यहाँ पर रिपीट कर देना चाहता हूँ। आपने ये कहा था कि आर्थिक मुद्दों को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको एक ऐसा मसला चाहिए जिसका भूत खड़ा किया जाए। जी, हाँ, जी, जो आपने एकदम सच कहा है कि जो आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो शासक वर्ग है उसको एक बहाना चाहिए, भूत खड़ा किया जाए ताकि उससे जनता का ध्यान बटा सके। ऐसा यूरोप में हुआ है और यही इंडिया में हो रहा है कि आर्थिक समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए इवन भारत में भी जो धार्मिक समस्या, जिनको तथाकथित धार्मिक समस्याएं हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उनका एक बहुत कभी मुद्दे बनाए जाते हैं जब मुद्दे वो होते नहीं हैं। मुद्दे तथाकथित मीडिया के द्वारा, तथाकथित मेजॉरिटी और डोमिनेंट समाज के द्वारा उनको जानबूझ के मुद्दा बनाया जाता है ताकि मुस्लिम समाज को डेमोनाइज किया जाए, ताकि जो मुस्लिम समाज को जो डेमोनाइज किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए उस समाज को। और एक और चीज़ देखिए कि कभी भी बहस इस बात की नहीं आती है कि मुसलमान औरतों के अंदर में और शिक्षा है उसके लिए कॉलेज खोला जाए, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके लिए वहाँ पे अस्पताल खोला जाए, उनको नौकरियों से जोड़ा जाए, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, उनको हिंदी पढ़ाई जाए, उनको उर्दू पढ़ाई जाए, पाली पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, सब कुछ पढ़ाई जाए। लेकिन सारी बहस जो होती है वो ट्रिपल तलाक के ऊपर आके रुक जाती है। मुख्तियार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्तियार भाई जेएनयू से पीएचडी किए हैं और इनका जो टॉपिक है, जो पीएचडी का टॉपिक था सेकुलराइजेशन इन फ्रांस, इन्हीं मसले को लेके, इन्हीं समस्याओं को लेकर मतलब केंद्रित में था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो स्विट्ज़रलैंड के बारे में हम लोग को बताया और आज जब थोड़ी देर पहले जब इनसे मिला तो मुख्तियार भाई कह रहे थे कि इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, तो मैंने सोचा इन्हीं से मैं राय ले लूँ। तो हम फिर किसी एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आएंगे और आपसे बात करेंगे। मुख्तियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।